एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम बात करेंगे वेक्टर्स एंड वेक्टर्स एडिशन के बारे में। लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं कि वेक्टर्स होते क्या हैं। तो आपने फिजिक्स पढ़ी होगी, तो आपने बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, जैसे कि टाइम, टेम्परेचर, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज जैसे कि टाइम, टेम्परेचर, मास। ये ये खाली एक सिंगल नंबर से डिनोट होते हैं, जैसे कि 10 kg मास, या फिर जैसे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, या फिर 5 सेकेंड टाइम। ये सिर्फ एक ही क्वांटिटी से डिनोट की जाती है, मगर बहुत सारी अदर भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि दो चीजों से डिनोट करी जाती है, एक तो डायरेक्शन से और एक मैग्नीट्यूड से, जैसे कि वेलोसिटी या फिर डिस्प्लेसमेंट। अगर हम इसका एक एग्जांपल लें, तो जैसे कि हम लेते हैं एक मोशन ऑफ प्लेन, एक प्लेन का मोशन लेते हैं। ये मान लीजिए प्लेन है, वैसे बहुत गंदा दिख रहा है लेकिन मान लीजिए प्लेन है। ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये जा रहा है, मान लीजिए आप 100 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से, मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए वैसे। ओके, तो ये इस डायरेक्शन में भी जा रहा है और इसकी एक मैग्नीट्यूड भी है, इसके दोनों चीजें। तो इसके मोशन को डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजों की जरूरत होती है, तो इसलिए हमें वेक्टर्स की जरूरत होती है। एक दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, फोर्स। फोर्स जो होती है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। फोर्स वैसे होती क्या है, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। किसी भी चीज को हम ये पुल करते हैं या पुश, जब हम किसी बॉडी को पुल या पुश करते हैं तो हम उस पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, ठीक है। अगर फोर्स को हम, ओके, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which we can describe in only one number, one number are called scalar quantities। वन नंबर, एक नंबर का मतलब ये नहीं कि खाली एक ही है, जैसे दो या तीन, ऐसे नहीं, खाली एक, जैसे खाली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड जिनका हो। स्केलर क्वांटिटीज होती है जिनकी डायरेक्शन कुछ नहीं होती। इसके लिए आपको एग्जांपल पता होगा, मास, टेम्परेचर, प्रेशर। एंड दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी, जिसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है, जो कि होती है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों की हमें जरूरत पड़ती है। अब ए स्केलर का मतलब क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि एक आप रूम है, रूम में आप बैठे हो, आप रूम में बैठे, आप टेम्परेचर यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर भी सेम होगा, यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर भी, यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर। आप किसी भी डायरेक्शन में अगर टेम्परेचर को चेक करोगे ना, तो वो सेम निकलेगा, ठीक है। वेक्टर्स का एग्जांपल, जैसे कि ये एक कार है, ये इधर जा रही है, ये जा रही है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये ईस्ट में जा रही है। तो देखो, इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें दो चीज चाहिए, एक तो एक ये तो डायरेक्शन हो गई, और ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो वेलोसिटी एग्जांपल, और दूसरा आपका डिस्प्लेसमेंट, और भी है एग्जांपल, टॉर्क। इन सब के बारे में हम ऐसे आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम एग्जांपल देते हैं कि ये सब चीज आपकी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। अब बात करें स्केलर क्वांटिटीज की, तो स्केलर क्वांटिटीज का हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, कैलकुलेशन हम सिंपल तरीके से कर सकते हैं स्केलर क्वांटिटीज का, क्योंकि इनमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, इनमें खाली नंबर होता है, जैसे कि 4 किलो एंड एक दूसरा बंदा है, वो उसका वेट 8 किलो, दोनों का वेट कितना हुआ, 4 + 8। तो इसके सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हम सिंपली कर सकते हैं, लेकिन जब बात आती है वेक्टर्स की, तो वेक्टर्स के लिए हमें एक बहुत ही कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। उन रूल्स के बिना आप इनका सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन आप कुछ नहीं कर सकते। ओके, तो अब हम बात करते हैं वेक्टर्स में एक एग्जांपल की, डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट सिंपली, डिस्प्लेसमेंट इज अ चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के पोजीशन में जो चेंज होता है उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसे कि हमने बोला कि आप अपने घर से निकले और आप नॉर्थ की तरफ, आपने 3 किलोमीटर आपने वॉक करा नॉर्थ की तरफ, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर बात करें इसी के दूसरे भाई की डिस्टेंस की, तो आप निकले, घर से निकले, लेकिन आपने कोई डायरेक्शन नहीं दी, आपने कहा कि खाली मैंने 3 किलोमीटर वॉक पे गया मैं, तो वो डिस्टेंस हो गया। एक बात और, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस कभी जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकते। डिस्टेंस जीरो जब हो सकता है जब आप चले ही ना हो, लेकिन अगर आप चले हो, तो जब डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप चले हो तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आप, मैंने पहले डिस्प्लेसमेंट की वो
डिस्क्राइब किया कि चेंज इन पोजीशन, ये खाली फाइनल और इनिशियल पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये आपका घर है, आप घर से यहाँ गए, नॉर्थ में गए, 3 किलोमीटर गए, और आप फिर वहां से वापस आ गए 3 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा इस एग्जाम्पल को वैसे हम आगे ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, तो इधर आप गए, आपने इधर का एक वेक्टर मान लिया, ए वेक्टर, ये इधर पॉजिटिव डायरेक्शन होगा, इसकी डायरेक्शन उल्टी हो, अपोजिट हो गई तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। तो आपने वैसे पढ़ा होगा कि जब घूम फिर के हम एक ही पॉइंट पर आ जाते, चाहे पाथ कोई भी लिया हमने, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है। इसके बारे में वैसे हम एडिशन में आपको आगे बताएंगे। लेकिन डिस्टेंस में ये काम नहीं होता, आप इधर गए और इधर गए, जितने भी आप गए उसको आप सबको ऐड कर दोगे तो वो आपका डिस्टेंस निकल आता है। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि हम एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का बहुत आपने वैसे देखा होगा, जैसे कि ये कोई क्वांटिटी है ए, ये वेक्टर है, तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अगर ये जैसे कि ये वेक्टर है और ये बिना वेक्टर है, अगर हम इसको सिंपल ऐसे लिख दें तो इसमें वेक्टर में और बिना वेक्टर में कोई फर्क नहीं दिख रहा। इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको एक एरो की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, एरो हेड की तरह। ये जो एरो हेड होता है, अगर हम किसी ग्राफ पे बना रहे हैं, एरो हेड हमें डायरेक्शन बताता है, जैसे कि ये इधर, ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, मान लीजिए, वैसे इधर नॉर्थ नहीं होता, मान लीजिए। ओके, इसको हम, हाँ, थोड़ा सा इससे अलग करने के लिए इसको थोड़ा सा हम इटालियन वर्ड्स में लिख देते हैं, थोड़ा सा मतलब कर्सिव राइटिंग में, मुझको वैसे आती नहीं, कर्सिव राइटिंग में लिख देते हैं, और ये डार्क डार्क होता है, ठीक है। और इसके ऊपर हम एरो हेड लगा देते हैं एक। ओके, मैं आपको एक बात पीछे बतानी भूल गया, तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि वेक्टर्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है फिजिक्स में, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। वेक्टर्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है फिजिक्स में। जैसे कि अगर आप ट्वेल्थ में जाएंगे, वैसे आप इलेवंथ में अगर पढ़ रहे होंगे तो इलेवंथ में आपका मैकेनिक्स में। ओके, तो मैं बता रहा था आपको कि वेक्टर्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आप अगर इलेवंथ में हो तो इलेवंथ में आपको मैकेनिक्स में वेक्टर्स की बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अगर आप ट्वेल्थ में जाओगे तो ट्वेल्थ में आपका आधा जो सिलेबस है ना, वो मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी पे बेस है, और इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में आपकी वेक्टर की बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो आपको वेक्टर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप आगे किसी एग्जाम में देख रहे हो तो एग्जाम में मिनिमम 1 या 2 क्वेश्चन वेक्टर से जरूर आते हैं, चाहे वो जेई हो या नीट हो या फिर आपका बोर्ड एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम में भी फिजिक्स में भी मैथ्स में भी दोनों में आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेक्टर को डिनोट करने के लिए हम एक एरो का इस्तेमाल करते हैं, तो एरो की जो लेंथ होती है ना, वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताती है। जैसे कि एक ही वेक्टर है ए, ये दूसरा वेक्टर है बी, इसकी इसकी देखो लेंथ ज्यादा है, इसकी लेंथ कम है, तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड कम है, ठीक है। एरो की जो लेंथ होती है वो मैग्नीट्यूड बताती है। ये जब आप अगर आप वेक्टर को ग्राफ के तरीके से सोल्व करना चाहोगे ना, ग्राफिकल वे से सोल्व करना चाहोगे, वैसे वेक्टर को सोल्व करने के दूसरे तरीके हम दूसरे तरीके सीखेंगे, लेकिन अगर आप ग्राफिकल तरीके से सोल्व करना चाहोगे तो आपको इसकी जरूरत बहुत पड़ेगी। जैसे कि ये एक वेक्टर है ए, और ये दूसरा वेक्टर है बी, आपको इसको ऐड करना है, तो आपको पहले ये लेंथ कैलकुलेट करनी पड़ेगी, मतलब आपको स्केल से दूसरे तरीकों से, फिर ये आपको कैलकुलेट करना, फिर इन दोनों को ऐड कर दोगे आप, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। ओके, जैसे कि ये दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर, ए वेक्टर एंड दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। आप देख रहे हैं इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों इधर जा रहे हैं, इन दोनों का अगर डायरेक्शन सेम है तो ये वेक्टर, डायरेक्शन सेम है तो हम इनको सेम, डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो हमारा जो ए वेक्टर होता है ना, वो वो उसको हम बी वेक्टर के इक्वल लिख सकते हैं। अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम है तो ये इन दोनों को हम पैरेलल बोल सकते हैं, जैसे कि ये ए वेक्टर बी वेक्टर, पैरेलल वेक्टर भी बोल सकते हैं, इनको सेम लिख सकते हैं हम ए वेक्टर। ऐसे अगर ये ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है एंड बी वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो इनको हम एंटी पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। ओके, दो वेक्टर को हम इक्वल जब भी बोल सकते हैं जब उनके डायरेक्शन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो, तभी हम दो वेक्टर्स को इक्वल बोल सकते हैं। अगर ये एक भी या तो मैग्नीट्यूड अलग हो गया या डायरेक्शन चेंज हो गई, तो हम दोनों वेक्टर को सेम नहीं बोल सकते, इक्वल नहीं बोल सकते। किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है हम उसी लेटर से डिनोट करते हैं जिस लेटर से हम वेक्टर को डिनोट करते हैं। जैसे कि ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड आपने बहुत जगह लिखो, ऐसे भी डिनोट कर देते हैं और ये ऐसे भी डिनोट कर देते हैं। ओके, ओके, अब हम बात करते हैं वेक्टर एडिशन की। जैसे कि ये एक वेक्टर है ए, ये दूसरा वेक्टर है बी,
तो इसको ऐड करके जो वेक्टर आएगा हम उसको वेक्टर सम भी बोल सकते हैं, वैसे हम ज्यादातर उसको रिजल्टेंट बोलते हैं, आर से डिनोट करते हैं उसको रिजल्टेंट, आप सी से भी कर सकते हैं उसको डिनोट। तो अब हम देखेंगे कि वो कैसे निकलता है। ओके, ये देखो, ये ए इस डायरेक्शन में जा रहा है, बी इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये ए की टेल है, ये ए का हेड है, ये टेल, ये बी की टेल, ये ए का हेड। इसका रिजल्टेंट निकाल, इसको ऐड करने के लिए हम ये सी वेक्टर हो गया, इसको डिनोट करते हैं हम, और इसको हम आर वेक्टर भी लिख सकते हैं। आर का मतलब खाली रिजल्टेंट होता है, और तो कुछ इसका मीनिंग नहीं। ओके, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ए वेक्टर है ए, ये दूसरा वेक्टर है बी, तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा सी। मैंने आपको बताया था कि ये लेंथ ऑफ एरो डिनोट करते हैं मैग्नीट्यूड को, तो तीसरे का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं सी वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। एक बात और, सी का जो मैग्नीट्यूड होगा ना वो हमेशा ए और बी के मैग्नी ए और बी के मैग्नी ए और बी के एडिशन मैग्नीट्यूड के एडिशन से हमेशा कम होगा, कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता। अगर आप स्केलर की देखें तो स्केलर में बिल्कुल दूसरा होता है, स्केलर में दूसरा होता है, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है रिजल्टेंट का वो उन दोनों के एडिशन के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है, लेकिन इसमें नहीं होता, इसमें मैग्नीट्यूड हमेशा सी का इन दोनों के एडिशन से कम होता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये है हमारा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स के बारे में। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहली बात तो हमें कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी। जैसे कि ये एक एक्स वाई एक्सिस है, प्लेन है, टू डायमेंशनल, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ओके, ये एक वेक्टर है ए, ये दूसरा वेक्टर है बी, ये एक तीसरा वेक्टर है सी, ये एक चौथा वेक्टर है डी। अब आपको किसी ने बोला कि इन सब का हमें एडिशन देना है, आपको इन सब का एडिशन दो। ये देखो, आप मैग्नीट्यूड से तो एडिशन दे सकते हो, अगर स्केलर होते तो आप सिंपल एडिशन दे सकते, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, खत्म, मैग्नीट्यूड खत्म। लेकिन क्योंकि ये वेक्टर है, तो इनकी डायरेक्शन भी है, तो इनकी डायरेक्शन अलग अलग है। देखो सब, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसका एडिशन करने के लिए आपको बहुत ही मुश्किल होगी अगर आप बिना कंपोनेंट्स निकाले वेक्टर के करोगे। तो इसलिए हमें कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर की जरूरत पड़ती है। कंपोनेंट्स हम कैसे निकालते हैं किसी भी वेक्टर के, ये एक एक्स वाई प्लेन पे ये एक वेक्टर है ए, ओके, ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ओके, तो इसको अगर हम इसको यहाँ ड्रॉप कर दें तो ये जो लेंथ होगी इसको हम ए एक्स बोल सकते हैं, और ऐसी इसको अगर हम यहाँ ड्रॉप कर दे, ये जो लेंथ होगी हम इसको ए वाई बोल सकते हैं। ओके, तो ए वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। ये देखो कितना सिंपल हो गया, ये एक्स डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन में, पहले इसकी हमें पता ही नहीं था कुछ भी। ओके, अब ओके, ए एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ये देखो अगर आपने थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री टेंथ में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो बता देते हैं। कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है बेस अपॉन ये जो हाइपोटेनस होती है, हाइपोटेनस। अगर आपको ये चीजें याद नहीं होती, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर आपको ये चीज याद नहीं होती तो मैं बता देता हूँ, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपोजिट वाले को, साइन थीटा जो होता है वो हमेशा वाई वाई एक्सिस को प्रोजेक्टेड करता है, ये बात याद रख लीजिए। साइन थीटा जो होता है वो हमेशा वाई एक्सिस को प्रोजेक्ट करता है, और जो कोस थीटा होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस को प्रोजेक्ट करता है। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि जो कोस थीटा होगा वो एक्स के साथ आएगा, और जो वाई थीटा होगा, वो जो साइन थीटा होगा वो वाई के साथ आएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिख सकते हैं हम साइन थीटा को लिख सकते हैं ए वाई ओवर ए, तो यहाँ से हम ए वाई को लिख सकते हैं ए साइन थीटा। ऐसे सिमिलरली हम ए एक्स को लिख सकते हैं ए कोस थीटा। ओके, तो हमारा ये था, हमारा ये था वेक्टर ए डॉट 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 ए एक्स थीटा ए वाई। तो ए वाई को हम क्या लिख रहे थे, इनको ए एक्स को और ए वाई को हम ए की टर्म में लिख रहे हैं। तो ए एक्स को ए कोस थीटा,
ए वाई को ए साइन थीटा। तो हम अब ए को क्या लिख सकते हैं, हम ए को लिख सकते हैं ए कोस थीटा, ए एक्स कोस थीटा या ए कोस थीटा प्लस ए साइन थीटा। अगर हम इस ट्राइंगल में, ये आपने देखा ये ए एक्स है, ये ए वाई हो जाएगी इधर डायरेक्शन। इस ट्राइंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ओके, इसको अगर हम ये कर दें तो हमें ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे काम आएगा। अगर आपको ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहीं भी निकालना हो तो आपको इस फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया तो आपको पता चल गया कि ये कंपोनेंट करने वेक्टर की हमें कितनी जरूरत है। जैसे कि हमें बहुत सारे वेक्टर दे रखे हैं, इनको हमें ऐड करना है। ऐसे सिंपली ऐड तो हम नहीं कर सकते आसानी से, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इनको कंपोनेंट में तोड़ दो, एक्स और वाई के कंपोनेंट में तोड़ दो और एक्स को एक्स की जगह ऐड कर लो। जैसे ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स, ये हो गया जो आपका रिजल्टेंट आएगा इन तीनों का आर। आर मान लेते तो आर एक्स की वैल्यू आ गई। ऐसे सिमिलरली आर वाई की वैल्यू जो आ जाएगी वो आपकी ये आ जाएगी ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई। सिंपल, ये देखो। लेकिन अगर आप कंपोनेंट पे नहीं तोड़ते तो इसको, तो इसका रिजल्टेंट आपको कैलकुलेट करने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है। इस तरह ही हम इस वेक्टर का, ये जो वेक्टर है इस वेक्टर का हम स्लोप क्या ले लेंगे, स्लोप होता है टेन थीटा। टेन थीटा हो जाएगा आपका ए वाई ओवर ए एक्स। सिंपल। अगर हम किसी भी वेक्टर को, ये जैसे ए वेक्टर है, अगर हमने इसको किसी भी एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर, जैसे हमने इसको एक सी से मल्टीप्लाई कर दिया, स्मॉल के सी से, तो इसके जो कंपोनेंट होंगे ना ए एक्स एंड ए वाई, वो भी स्मॉल सी से मल्टीप्लाई होंगे। ये आप ध्यान रख लेना, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये जो कंपोनेंट होंगे इसके एक्स एंड वाई, वो दोनों भी उसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होंगी। जैसे कि ए वेक्टर था, हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो ए एक्स होगा ना वो भी 2 से मल्टीप्लाई होगा और जो ए वाई होगा वो भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। ओके, अब हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर के बारे में। पहली बात, यूनिट वेक्टर के बारे में पहले लिख लेते हैं। यूनिट वेक्टर, पहले बात यूनिट वेक्टर होता क्या है ये याद रखिए। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। तो 1 होता है तो हम इसकी जरूरत क्या पड़ती है, हमें यूनिट वेक्टर की जरूरत होती है। किसी भी स्केलर को वेक्टर बनाने के लिए हम यूनिट वेक्टर लगा देते हैं। यूनिट वेक्टर हमको डायरेक्शन बताता है खाली, और कुछ इसका है नहीं। यूनिट वेक्टर को हम डिनोट करते हैं ये हैट से। इसको जैसे कि ये ए था, एक स्केलर था, हम इसको वेक्टर बनाना है तो हम क्या करेंगे, ये ए हैट बोल देंगे, ए हैट कर देंगे। ये वेक्टर बन गया। ये हैट बस डायरेक्शन दिखाता है। ये जैसे कि अगर हम इसका कंपोनेंट करें तो ये जैसे 3 एक्सिस होती है ना, एक्स वाई जेड, तो इन तीनों के लिए, इसके लिए आई हैट होता है, इसके लिए जे हैट का हम इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए के हैट का इस्तेमाल करते हैं हम। जैसे कि हम, अब हमने अभी वेक्टर तोड़े थे ना, ए वेक्टर को हमने ए एक्स में तोड़ा था, तो इसके ऊपर ये साइन ना लगाते हुए हम खाली यहाँ पर आई लगा देंगे प्लस बी जे लगा देंगे, तो ये वेक्टर को डिनोट कर देगा, इसको ना लगाएंगे। तो इसका मतलब ये वेक्टर्स हैं। ओके, बी वाई। इसका हम एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे कि हमको ए वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर दे रखा है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। एक दूसरा वेक्टर है बी, इसको हमको दे रखा है बी वाई आई, ये आई आई प्लस, एग्जांपल लेते हैं जैसे कि एक हमें वेक्टर दे रखा है अरे ये नहीं पता रिकॉर्डिंग चल ना चल रही, रुक जाए तो काट देना। ये रुको, पर लेते हैं जैसे कि हमें ए वेक्टर दे रखा है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। एक दूसरा वेक्टर है ए बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। अब हमसे बोला इसका रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट होगा, वो होगा आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। अब आर एक्स को कैसे निकालेंगे, इन दोनों का जो समीशन हो जाएगा, ऐड कर देंगे, वो आर एक्स आ जाएगा। इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे वो आर वाई हो जाएगा। ओके, तो आपका आर वेक्टर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स आई
प्लस बी ए वाई प्लस बी वाई जे। सिंपल एडिशन, ये कंपोनेंट करके हम बहुत आसानी से किसी भी वेक्टर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या किसी वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम कंपोनेंट ना करें तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे। ओके, तो हम वैसे 2D वर्ल्ड में तो रहते नहीं, हम 3D वर्ल्ड में रहते हैं। 3D वर्ल्ड में हम एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या लास्ट टॉपिक हम खाली ये बताते हैं। ये 3D वर्ल्ड में हम वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए एक्स आई। मैंने आपको बताया था कि आई के लिए, एक्स एक्सिस के लिए जे प्लस ए जी के, आई एक्स एक्सिस के लिए हम आई का इस्तेमाल करते हैं, आई का, और वाई एक्सिस के लिए हम जे कैप का इस्तेमाल करते हैं, और जेड एक्सिस जी एक्सिस के लिए हम के कैप का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही दूसरा वेक्टर, अगर कोई दूसरा वेक्टर है 3D में, तो बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी के। ओके, तो हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में आपने हम, अगर आप थोड़ा सा देख के आ जाए, हम बताएंगे आपको डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। अगली बार हमारी बातचीत इस पे ख़त्म होगी, इस पे कुछ क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे हम। एंड थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सार्थक है।